स्टूडेंट्स। हाँ, यहाँ से। हेलो सर, होल्ड कीजिए 1 मिनट में अभी आपको फोन तो इसी में सारा उलझ गया। छोड़ा लेना। छोड़ दीजिए, आप इधर आइए। छोड़ा लीजिए ना इधर आके सर। आप कर लो बस जो कुछ भी। कर लूंगा। बच्चों वेट करो 2 मिनट ना, 2 मिनट वेट करो बस। माइक में प्रॉब्लम आ गई है बच्चों, माइक में प्रॉब्लम है, थोड़ा 2 मिनट वेट करना पड़ेगा। आवाज आ रही है ना मेरी? ठीक है, आवाज आ रही है?
हाँ, तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? ग्रोथ कंप्लीट किया था। ग्रोथ कंप्लीट किया था इन लास्ट क्लास। ठीक है, 15 मिनट क्लास निकल गई, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी बच्चों? नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? इट इज ए प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी which are more or less similar to that of parents. It is production of progeny। अरे कौन है? बंद कर दो तो तुम, बंद करो। प्रोजेनी which are, प्रॉपर नोट्स बनाते चलो, which are more or less similar to that of parents। ठीक है, टू दैट ऑफ पेरेंट्स, उसको क्या बोलते हो आप? मोर और लेस सिमिलर। मोर और लेस सिमिलर, और इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी टू दैट मोर और लेस सिमिलर टू दैट ऑफ पेरेंट्स। ठीक है, और रिप्रोडक्शन बेटा दो तरह का होता है मेनली, आप जानते हो, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल में बाई स्पोर्स, आप तो पढ़ चुके हो, जैसे फंगस में पाया जाता है बेटा, फंजाई एक्सेट्रा, बहुत सारे और भी जगह स्पोर्स पाए जाते हैं। ठीक है, बाई बडिंग, बाई बडिंग किसमें होता है? ईस्ट, हाइड्रा एक्सेट्रा। ठीक है, रीजनरेशन, रीजनरेशन किसमें होता है? प्लेनेरिया में। ठीक है ना, और एक बात याद रखना है आपको, रीजनरेशन तभी होगा जब फ्रेगमेंटेशन होगा। ठीक है, रीजनरेशन तभी होता है जब फ्रेगमेंटेशन होता है, और दोनों को कंसीडर करते हैं हम रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक बात है ना, फ्रेगमेंटेशन स्पाइरोगायरा में बोल देते हैं, रीजनरेशन प्लेनेरिया में बोल देते हैं। ठीक है, रीजनरेशन प्लेनेरिया में, फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिजम्स, इसका एग्जांपल है प्लेनेरिया। इसमें लिखो, fragmented organisms regenerate the lost part। fragmented organisms regenerate the lost part or its body and becomes a new organisms। ठीक है, ठीक है बच्चों, लिखो, fragmented organism regenerate, fragmented organisms regenerate the lost part, regenerate the lost part or its body, or its body and become a new organism, and become a new organism। ठीक है, नेक्स्ट वन इज
फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन, बॉडी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट फ्रेगमेंट्स एंड ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जैसे फंगी है, एग्जाम्पल इसका फंजाई, फिलामेंटस एल्गी, ये अलग अलग हम पढ़ेंगे बेटा, लेकिन लिविंग वर्ड में थोड़ा सा दिया इसलिए मैं बता रहा हूं। फिलामेंटस एल्गी, प्रोटोनेमा ऑफ मॉसेज, है ना, लिवर वोट्स में नहीं, मॉसेज में होता है प्रोटोनेमा, ठीक है। लिख लिया, कॉपी कर लिए, कॉपी कॉपी कर लिए बच्चों, थोड़ा बोलते रहो, कुछ ना कुछ रिप्लाई करते रहो। चलो अब यूनिसेलुलर, हाँ, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में बेटा मैंने बताया आपको कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन आर नॉट वेरी क्लियर फेनोमेना। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को हम अलग अलग क्लासिफाई नहीं कर सकते। बैक, जल्दी कर बेटा, स्पीड बढ़ा थोड़ी, बच्चों थोड़ी सी स्पीड रखो आप। कर लिया, नेक्स्ट नोट करके लिखो, इन यूनी सेलुलर organisms growth and reproduction are not very clear phenomenon, ठीक है। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को हम अलग अलग क्लासिफाई नहीं कर सकते यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल की बात करेंगे तो ये कैसे होता है, बाई गैमीट फॉर्मेशन, ये तो जानते हो, बाई गैमीट फॉर्मेशन। बट अब देखिए, हॉर्स और डोंकी, इन दोनों का बेटा जो क्रॉस होता है वो होता है म्यूल। म्यूल को क्या बोलते हो आप लोग, खच्चर, खच्चर बोलते हो ना म्यूल को। तो म्यूल क्या होता है, स्टेराइल होता है कि फर्टाइल होता है, म्यूल स्टेराइल होता है कि फर्टाइल। स्टेराइल फर्टाइल मतलब जानते हो ना, स्टेराइल, हाँ, ये स्टेराइल होता है मतलब अनेबल टू रिप्रोड्यूस, म्यूल्स आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस, तो वो स्टेराइल होते हैं, या इनफर्टाइल भी बोल सकते हैं उसको, स्टेराइल और इनफर्टाइल, स्टेराइल और इनफर्टाइल, ठीक है। और हनी बी में बेटा वर्कर्स, हनी बी में एक क्वीन होती है,
क्वीन जो है हैप्लॉयड गैमीट बनाती है, हैप्लॉयड गैमीट बनाती है बेटा। ये गैमीट्स हैं मियोसिस के थ्रू, मियोसिस के थ्रू गैमीट बनाती है। इसमें से कुछ गैमीट्स डेवलप हो जाते हैं किसमें, ड्रोन्स में। ड्रोन्स ड्रोन्स जो होते हैं वो हैप्लॉयड मेल होते हैं, और इस प्रोसेस को आप बोलते हो पार्थेनोजेनेसिस। ड्रोन्स को क्या बोलते हो आप, पार्थेनोजेनेसिस। जो ड्रोन्स का डेवलपमेंट होता है, ड्रोन्स हैप्लॉयड होते हैं और मेल होते हैं, और ये क्या होते हैं, फर्टाइल की स्टेराइल, फर्टाइल होते हैं बेटा ये, तभी तो गैमीट्स बनाते हैं। आप बताइए, गैमीट्स हमेशा मियोसिस का प्रोडक्ट होता है क्या, यस और नो? गैमीट्स आर ऑलवेज प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस और नॉट, यस और नो? बताओ बच्चों। गैमीट्स आर, मैं बोल रहा हूं, गैमीट्स आर ऑलवेज अ प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस। ये बात सच है विवेक एस? और बताओ आप लोग। और सभी लोग लिखो, सभी लोग अपना अपना बताओ बात। आयुष, ठीक है, आप और बताओ। गड़बड़ है मामला। चलो, यहां तक कॉपी कर लिया आपने, यहां तक कॉपी कर लिया था, जो लिखना था लिख लिया। बेटा देखो, एल्गी जो होती है, ये टॉपिक से हट के बता रहा हूं ना। एल्गी जो होती है, तो एल्गी की जो प्लांट बॉडी होती है, मेन प्लांट बॉडी वो हैप्लॉयड होती है या डिप्लॉयड होती है, बताओ। हाँ या हैप्लॉयड और डिप्लॉयड, एन और 2n। कुछ रिप्लाई करते रहो तभी मजा आएगा पढ़ने में, गलत होगा तो होने दो। एल्गी की प्लांट बॉडी हैप्लॉयड होती है, पार्थक, प्राची, हैप्लॉयड, ठीक है, बढ़िया। गैमीट फॉर्मेशन में ही मियोसिस अकर। आपने क्या लिखा था, गैमीट फॉर्मेशन में ही मियोसिस अकर होता है ना सर? वही तो बता रहा हूं मैं, बताने जा रहा हूं। देखो, एल्गी की प्लांट बॉडी हैप्लॉयड होती है, और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है या नहीं होता है, हाँ या ना? एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है नहीं होता है? क्या बात है प्रतीक, बेटा सामने होता तो मैं मारता तुम्हें अभी। विवेक, आप क्या बात कर रहे हो? आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, ऊगैमी होता है यार, कैसी बात कर रहे हो? तो अगर एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बेटे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और प्लांट बॉडी पहले से हैप्लॉयड है, तो गैमीट्स गैमीट्स जो बनाए जाएंगे वो माइटोसिस से बनेंगे। समझ रहे हो? जो गैमीट बनाए जाएंगे वो माइटोसिस से बनेंगे। यूनिसेलर में भी, यूनिसेलर में प्रोटिस्टा में कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा गया है बेटा, वहां पे होता है बस, बैक्टीरिया में तो नहीं होगा।
पढ़ेंगे हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में डिटेल, अभी तो नहीं। अभी आपको याद रखना है बेटा, एल्गी ब्रायोफाइट्स में, इवन टेरिडोफाइट्स में भी जो गैमेट्स बनते हैं वो माइटोसिस का प्रोडक्ट होते हैं बेटा, बिकॉज प्लांट बॉडी इज हैप्लॉयड। तो पहले से हैप्लॉयड है तो उसका आधा तो हो नहीं सकता, तो गैमेट बनेंगे तो माइटोसिस से ही बनाए जा सकते हैं। तो गैमेट्स आर नॉट ऑलवेज प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस। क्लियर? फंगस में भी, फंगस की प्लांट बॉडी हैप्लॉयड होती है, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही है, ठीक है। तो गैमेट्स किसके प्रोडक्ट होंगे? माइटोसिस के। क्लियर बच्चों? क्लियर या कोई प्रॉब्लम है? बोलो। क्लियर है ये बात कि गैमेट्स आर ऑलवेज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस। क्लियर? ठीक है, अब चलो देखो बेटा, एक तो हमने बताया आपको कि म्यूल जो है स्टेराइल होता है, एक बात तो मैंने ये बताई। दूसरी बात कि हनी बी में जो क्वीन होती है ये डिप्लॉयड होती है, तो ये क्या करती है बेटा, मियोसिस से हैप्लॉयड गैमीट्स बनाती है, हैप्लॉयड गैमीट्स, and some gametes developed into male honeybee, that is drones। ये हैप्लॉयड मेल होते हैं, हैप्लॉयड मेल होते हैं ये। अब जब ये मेल हैप्लॉयड है बेटा, तो ये जो गैमीट्स बनाएगा, स्पर्म बनाएगा, वो माइटोसिस से बनाएगा कि मियोसिस से? बोलो बच्चों, माइटोसिस और मियोसिस? प्लीज रिप्लाई करो, रिप्लाई। माइटोसिस और मियोसिस? माइटोसिस, वेरी गुड। यहां पे होगा बेटा माइटोसिस। और ये जो डेवलप हुआ है ड्रोन्स में, इस प्रोसेस को क्या बोलते हो आप? इसी को तो बोलते हो पार्थेनोजेनेसिस। ये पढ़ेंगे हम +2 में, +2 वाला टॉपिक में, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। हाँ वहां पे पढ़ेंगे और एक बार। तो ये इसके साथ रिप्रोड्यूस करेगा बेटा, तो मेल एंड फीमेल गैमेट जब फ्यूज करेंगे तो डिप्लॉयड जाइगोट बनाएंगे, और ये जाइगोट, कुछ जाइगोट डेवलप होते हैं क्वीन में, लेकिन ये कुछ ही बनती हैं, few are developed into queen, and maximum zygotes develops into workers honeybee, workers honeybee। वर्कर्स हनी बी क्या होती हैं? स्टेराइल होती हैं, they are not able to reproduce, they are not able to reproduce। क्लियर? एक यहां पे मैंने बता दिया, एक यहां पे बता दिया। तीसरा एग्जाम्पल देखो,
सम ह्यूमन कपल, कुछ लोग ऐसे होते हैं ह्यूमन में भी, ठीक है, they are not able to reproduce. Some human couples are not able to reproduce, that is sterile or infertile. Human infertile couple. Human infertile couple. ठीक है, तो अब देखो, म्यूल, स्टेटमेंट सुनना, म्यूल infertile human couple, workers honey bee, they are living organisms but they are not able to reproduce. तो reproduction is the defining property of living organisms or not? Not. क्योंकि जरूरी नहीं है कि कोई लिविंग है तो वो रिप्रोड्यूस करेगा ही करेगा, कोई जरूरी नहीं है, बट वो लिविंग है, नॉट डिफाइनिंग. बट रिप्रोडक्शन इज द always property of only living organisms. तो स्टेटमेंट लिखेंगे हम, स्टेटमेंट लिखेंगे बेटा, reproduction is the property of only living organisms, but it is not a defining property of living organisms. डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है. क्लियर? ठीक है. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं? मेटाबॉलिज्म, द सम टोटल ऑफ केमिकल reactions, that is biochemical reaction, biochemical reactions occurring within the body oblique cells of an organisms is called as मेटाबॉलिज्म. उसको क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म. क्लियर? ठीक है.
कॉपी कर लिए? अब आप जानते हो कि ब्रॉड कैटेगरी होती है मेटाबॉलिज्म की दो, वैसे तो तीन होती है, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म एंड एम्फीबॉलिज्म। तो एम्फीबॉलिज्म आप रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में पढ़ोगे, वहां पे बताएंगे, यहाँ पे दो बता के काम चला लेंगे हम, ठीक है ना। एनाबॉलिज्म टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म में पहला है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म किसको बोलते हैं? सिंथेसिस रिएक्शन, मतलब कोई चीज बनाई जाए, ठीक है, सिंथेसिस रिएक्शन। इसका एग्जांपल एनाबॉलिज्म का फोटो सिंथेसिस, फूड फॉर्मेशन होता है इसमें, हाँ ग्लूकोज बनता है। क्या होता है इक्वेशन? क्या होता है इक्वेशन? 6CO2 प्लस 12H2O, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, आप जानते हो, gives C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O। तो यहां पे फूड बनाया गया, ठीक है। और कैटाबॉलिज्म दूसरा क्या है? कैटाबॉलिज्म मतलब ब्रेक डाउन रिएक्शन। एग्जाम्पल रेस्पायरेशन, ठीक है। अब इसी को तोड़ना, जैसे कि ग्लूकोज को C6H12O6 plus 6O2 breaks into 6CO2 plus 6H2O plus 38 ATP, that is 686 किलो कैलोरी, तोड़ के एनर्जी को निकाल दिया गया, ठीक है। अब क्या है बेटा, आप सपोज करो एक प्लांट है, सपोज ये प्लांट है, ठीक है। अगर पूरे 24 आवर्स में, 24 आवर्स का मतलब जब तक लाइट होगी तभी तक फूड बनाएगा ये। अगर मान लो 10 ग्राम फूड बनाया इसने और 10 ग्राम फूड ये रेस्पिरेशन में खर्च कर दे, तो इस प्लांट की ग्रोथ पॉसिबल और नॉट? तो इस प्लांट की ग्रोथ होगी या नहीं होगी? यस और नो? नो, ग्रोथ विल नॉट अकर, नो। मतलब जितना बनाया उतना खर्च कर दिया तो ग्रोथ नहीं होगी, क्लियर। अब इसको ग्रोथ के लिए जितना ये यूज कर ले रहा है उससे ज्यादा बनाना पड़ेगा, ठीक। तो यूज करना क्या है? कैटाबॉलिज्म। बनाना क्या है? एनाबॉलिज्म। तो व्हेन रेट ऑफ एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म इज ग्रेटर देन, ये क्या मैंने लिखा है? रेट। व्हेन रेट ऑफ एनाबॉलिज्म इज मच ग्रेटर देन कैटाबॉलिज्म, देन ग्रोथ विल अकर, तभी ग्रोथ पॉसिबल है। किसी ने कुछ लिखा था, मैं देख नहीं पाया, वो आ भी नहीं रहा, ठीक है।
तो तब ग्रोथ होगी। ठीक है, अब अगर कैटाबोलिज्म एनाबोलिज्म इज इक्वल टू कैटाबोलिज्म, देन नो ग्रोथ। ठीक है, और बेटा व्हेन एनाबोलिज्म इज लेस देन कैटाबोलिज्म, तब क्या होगा? अब ये इसमें क्या होगा? थर्ड पॉइंट में क्या होगा बताइए, क्या होगा? नो ग्रोथ। बेटा ये जो है ये होता है सीड में, सीड जर्मिनेशन में होता है। ये सीड है तो ये इसका क्या है? कॉटिलेडॉन है। कॉटिलेडॉन में स्टोरेज फूड है, तो स्टोरेज फूड डिग्रेड होगा, मतलब स्टोरेज फूड का ब्रेकडाउन होगा, मतलब कैटाबोलिज्म होगा। ठीक है, तो ग्रोथ पॉसिबल है, यहां से ये ग्रोथ करेगा। तो ओवरऑल जो सीड जर्मिनेशन है, सीड का तो ग्रोथ हो रहा है, सीड का क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, लेकिन कॉटिलेडॉन का क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है, डी ग्रोथ। इसको कहते हैं डी ग्रोथ। कॉटिलेडॉन, क्लियर? कॉटिलेडॉन का डी ग्रोथ होता है बेटा, क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम? बता देना बच्चों, रिपीट करना सर। ओके, आराधिका, मैंने कहा बेटा जो सीड की ग्रोथ हो रही है, सीड जर्मिनेशन एक्चुअल में हो रहा है, तो सीड की तो ग्रोथ हो रही है, प्लांट की तो ग्रोथ हो रही है, लेकिन इस ग्रोथ के लिए फूड की सप्लाई कहीं से होना चाहिए। इसके पास ग्रीन लीव्स नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है, फूड बना नहीं रहा। जब फूड नहीं बना रहा तो एनाबोलिज्म हो ही नहीं रहा, नहीं हो रहा। तो फूड की सप्लाई कहां से की जा रही है सीड जर्मिनेशन के लिए? कॉटिलेडॉन से। तो कॉटिलेडॉन का ब्रेकडाउन हो रहा है, तो कॉटिलेडॉन को हम बोलते हैं कि केवल कैटाबोलिज्म वहां पे हो रहा है, मतलब कि कॉटिलेडॉन का डी ग्रोथ हो रहा है, डी उल्टी ग्रोथ। इज दैट क्लियर? आराधिका, क्या नाम है बेटा? ठीक है, ओके बच्चों, समझ में आना चाहिए सबको हर एक पॉइंट, तो सारे क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो एक बात बताइए, इन विट्रो और इन वीवो आप लोगों को पता है? इन विट्रो, इन विट्रो पता है? नो। इन विट्रो, इन विट्रो मतलब होता है बेटा आउटसाइड फ्रॉम लिविंग बॉडी और सेल्स,
दैट इज लैब। लैब में कोई अगर चीज करवाते हैं हम, कोई केमिकल रिएक्शन, तो वो इन विट्रो है, जो लिविंग से रिलेटेड हो। और इन विवो, विद इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, विद इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स, इसको बोलते हैं इन वीवो। जैसे इन वीवो टेस्टिंग ऑफ वैक्सीन ऑफ कोविड-19 बिना किए मार्केट में लॉन्च कर दिया गया बेटा। समझ रहे हो, उसकी बहुत लंबी टेस्टिंग नहीं हुई है। कहां हुई, टाइम ही नहीं था, उतना टाइम ही नहीं था। अब इसका साइड इफेक्ट क्या आएगा 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, कौन जानता है, और क्या आएगा पता नहीं, या नहीं आएगा। समझ रहे हो, तो इन वीवो और इन विट्रो समझ में आया नहीं आया? इन विट्रो इन वीवो समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो, हम इन विट्रो की बात कर रहे हैं, मतलब लैब में हमने बेटा 3 टेस्ट ट्यूब लिए हैं। ठीक है, और इसमें हमने पहले वाले टेस्ट ट्यूब में 2 रिएक्टेंट डाल दिए, ए और बी। तो ये दोनों आपस में रिएक्ट कर गए और बना लिए कंपाउंड, बना लिए एक ए बी। ठीक है, दूसरे वाले टेस्ट ट्यूब में हमने सी और डी डाला रिएक्टेंट, और इसने आपस में रिएक्ट किया और बना लिए सी डी बना लिए। थर्ड वाले टेस्ट ट्यूब में हमने एक साथ ए बी सी एंड डी सारे डाल दिए। प्रोडक्ट क्या बनेगा आपको बताना है, प्रोडक्ट क्या बनेगा आपको बताना है। आप बताइए, प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, बताओ बताओ। अरे इतना तो बता सकते हो भाई, कुछ लिख सकते हो। ए बी सी डी आराधिका, ए बी और सी डी प्राची, और ए बी सी डी और ए बी सी डी और, ठीक है मैं समझ गया। किसी ने बोला ए बी सी डी, किसी ने बोला ए बी प्लस सी डी, लेकिन बेटा ये इसके रिएक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन किसके साथ ज्यादा रिएक्टिव है। मे बी ए बी सी डी बन सकता है, मे बी ए बी प्लस सी डी बन सकता है, मे बी ए डी प्लस बी सी बन सकता है, मे बी ए सी प्लस बी डी ये भी बन सकता है। मतलब क्या होता है, नो डेफिनिट प्रोडक्ट, कोई डेफिनेट प्रोडक्ट जो बेटा नहीं बना। कोई डेफिनेट प्रोडक्ट बना क्या, नहीं। ठीक है, बात समझ में आई। लेकिन बेटा एक लिविंग सेल है, ये क्या है, एक लिविंग सेल है ये। इसमें यहां पे तो मैंने 4 प्रोडक्ट लिए हैं, एक सिंगल सेल में सेम टाइम पे एक साथ
मैक्सिमम कितने रिएक्शंस, कितने केमिकल रिएक्शन एक साथ चल रहे होते हैं और वो किसी दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते। यहां पे तो 4 अगर एक साथ डाल दिया तो डिस्टर्ब कर दिया, डेफिनेट प्रोडक्ट नहीं बना। लेकिन एक सिंगल सेल के अंदर बेटा बहुत सारे केमिकल रिएक्शन चल रहे होते हैं बिना किसी एक दूसरे को डिस्टर्ब किए हुए, और ये पॉसिबल हो पाता है बिकॉज ईच एंड एवरी केमिकल रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंजाइम। वो भी अभी और डिटेल बताऊंगा। लेकिन आपको बताना है कि एक साथ एक सिंगल सेल में या सिंगल ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर साइमल्टेनियसली एक साथ कितने केमिकल रिएक्शंस चल रहे होते हैं अगर काउंट करें तो आपको बताना है। प्राची, मैनी, और आंसर, सबका आंसर आना चाहिए। प्राची ने लिखा है मैनी, और सब कुछ ना कुछ लिखेंगे आप लोग, सभी लोग। मोहित, मैनी, मैं नाम देख रहा हूं यहीं से, आप बोलो। सब लोगों को लिखना है, अपना अपना व्यू दो। सर मेनी रिएक्शंस, नेहा, मेनी रिएक्शंस, संजना, और और मेनी रिएक्शंस राहुल, और सब लोग लिखो, बैठे मत रहो। अब देखो, मेनी रिएक्शंस मैं समझ गया बेटा, आपके एनसीईआरटी में लिखा है, मुझे लगता है सेकेंड पेज पे ही लिखा है शायद, जहां लिविंग वर्ड चैप्टर शुरू होता है सेकेंड पेज पे ही लिखा है 6। आराधिका 6, क्या बात कर रही हो? आपके एनसीईआरटी में लिखा है देयर आर, आपके एनसीईआरटी में लिखा है सेकेंड पेज पे, लिविंग वर्ड के सेकेंड पेज ही है शायद, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकरिंग साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली एक साथ इनसाइड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बी दे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, और वो किसी दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते। अब कैसे नहीं करते अभी बताऊंगा मैं आपको। लिखा है नहीं लिखा है? सेकेंड पेज का लास्ट पैराग्राफ देखो, लास्ट लाइन देखो, एनसीईआरटी में लिखा है। हाँ, इट मीन्स आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, अगर पढ़ी तो ध्यान से नहीं पढ़ी। बेटा यहीं से क्वेश्चन आते रहते हैं, है ना? आपको लगता है नया क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत कुछ है एनसीईआरटी में, बहुत कुछ। सिर्फ उसकी लैंग्वेज टफ है और एक्सप्लेनेशन नहीं है, बाकी देखा जाए तो बहुत कुछ है। हाँ, ये अलग बात है, एक दो जगह गलतियां भी हैं, वो जहां जहां हम बताते रहेंगे, ठीक है ना? तो लिखिए, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ, लिखो स्टेटमेंट लिखो, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस, जल्दी लिखो अगली क्लास है मेरी भी। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस occurring simultaneously, एक साथ, occurring simultaneously inside all living organisms, inside all living organisms, B they are unicellular or multicellular,
बी दे आर यूनिसेलुलर और मल्टी सेल्यूलर। और सभी ऑर्गेनिजम्स में बेटा मेटाबॉलिज्म पाया जाता है। ऑल ऑर्गेनिजम्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म विदाउट एनी एक्सेप्शन। और कैसे और क्यों, ये हम कल देखने वाले हैं। आज आपकी क्लास 10-15 मिनट लेट शुरू हुई। रीजन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी बेटा, इसका माइक खराब हो गया था तो उसको ठीक करने में टाइम लग गया थोड़ा। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा। क्लास हम टाइम से स्टार्ट कर देते हैं, तो टाइम से आप ज्वाइन भी कर लिया करो। ठीक है बच्चों, जितना पढ़ाया आज सब कुछ समझ में आया? ऑल इज ओके? ठीक है, सब कुछ ठीक, ठीक है बेटा। ओके ओके और ओके बच्चों, तो कल मिलते हैं। ओके।